चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म। मैंने अभी क्या बताया, ट्रांसफर क्या करता है, वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी, वोल्टेज के लेवल को ट्रांसफ़र करता है, करंट को ट्रांसफ़र करता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इसकी सेम होगी। ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये इधर प्राइमरी वाइंडिंग, ये इधर सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग। तो क्या होगा, जो फ्लक्स यहाँ जनरेट होगा वही जनरेट यहाँ होगा। अब यहाँ से यदि हम एसी सिग्नल दे रहे हैं, यहाँ से हम रिसीव कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये या तो हमें इंक्रीज करके देगा या डिक्रीज करके देगा, मतलब या तो घटा के देगा या बढ़ा के देगा। तो ये वोल्टेज के लेवल को कम या ज़्यादा कर रहा, इसी तरह ये करंट के लेवल को भी ज़्यादा कर रहा। जो फ्रिक्वेंसी हम यहाँ अप्लाई करेंगे वही फ्रिक्वेंसी हमें रिसीविंग मोड पे मिलेगी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। तो ऑप्शन इसका सी इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर द वाइंडिंग शुड हैव। ठीक है, अब चलो इसके बारे में देख लेते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर का क्या मतलब है, आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब है कि उसमें कोई लॉस ना हो। मतलब ये कोई ट्रांसफार्मर हुआ, ओके, ये यहाँ से एसी सिग्नल दिया, यहाँ से रिसीविंग मोड हुआ, यहाँ से रिसीव किया। तो अब क्या होगा, ये आइडियल का मतलब है यहाँ से करंट फ्लो हुआ जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो, कोई लॉस ना हो। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा, अब मैं थोड़ा इसका ये देख लेते हैं। ऑप्शन से मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑन प्राइमरी साइड, यदि प्राइमरी साइड, दिस इज प्राइमरी साइड, यदि यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दे प्राइमरी साइड में, और ये सेकेंडरी साइड, एंड लीस्ट रेजिस्टेंस ऑन सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस क्या कर दे, कम कर दे। ठीक है, प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया और सेकेंडरी साइड का कम कर दिया। तो क्या होगा, जब इधर रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया प्राइमरी साइड का, तो लॉस भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑन प्राइमरी साइड एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑन सेकेंडरी साइड। मतलब प्राइमरी साइड का कम और सेकेंडरी साइड का, प्राइमरी साइड का कम और सेकेंडरी साइड का ज़्यादा कर दिया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब जो लॉस है वो किस साइड ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी साइड ज़्यादा होंगे। तो लॉस ज़्यादा होंगे तो आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, इक्वल रेजिस्टेंस ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, आर रेजिस्टेंस यहाँ, ये प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी साइड। बट हम क्या कह रहे हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन क्या होती है कि उसमें कोई रेजिस्टेंस हो ही ना, तभी तो लॉस नहीं होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नो ओमिक रेजिस्टेंस ऑन इधर साइड, ना तो इधर रेजिस्टेंस है और ना प्राइमरी में रेजिस्टेंस है ना सेकेंडरी में। तो अब क्या होगा, इसमें लॉस नहीं होंगे, तो ये सेटिस्फाई करेगा आइडियल की कंडीशन को। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द कोर फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर डिपेंड्स मेनली ऑन। कोर फ्लक्स ट्रांसफार्मर में किस पर डिपेंड करता है, सप्लाई पे, और सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड लोड, सप्लाई वोल्टेज एंड लोड बट इंडिपेंडेंस फ्रीक्वेंसी। चलो अब एक चीज़ देख लेते हैं, बिल्कुल नया कंटेंट्स है। होता क्या है ट्रांसफार्मर में, V/F। ठीक है, V/F रेशो, एक ये रेशो होता है, V फॉर वोल्टेज, F फॉर फ्रीक्वेंसी। अब जो V है वो लगभग किसके बराबर है, EMF के। ठीक है, अब यदि हम प्राइमरी साइड को, ये वाला ट्रांसफार्मर लिया हमने कोई,
ये ट्रांसफार्मर लिया प्राइमरी सेकंड और सेकेंडरी साइड। अब प्राइमरी साइड में जो रेजिस्टेंस है उसे हमने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया, रेजिस्टेंस को बिल्कुल हटा दिया। अब क्या होगा, V इजकल टू E1 हो गया, V1 इजकल टू E1 हो गया। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर में क्या होता है, E1 इजकल टू 4.445 FTPH। ठीक है, या फिर TPH की जगह लिख लेंगे डायरेक्ट, चलो N1 ही लिख लेते हैं। E1 बराबर 4.445 FN1, ये होगी ट्रांसफार्मर की इक्वेशन। ठीक है, अब 5m की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगी, 5m प्रोपोर्शनल टू E1 अपॉन F। ठीक है, E1 किसके इक्वल टू है यहाँ से, V1 के, E1 इक्वल टू V1, तो क्या हो जाएगा, 5m इज प्रोपोर्शनल टू V1 अपॉन F। ठीक है, यदि हम इसे बढ़ा देंगे, ठीक है, तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। यदि हम इसे बढ़ा देंगे तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द कोर फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर डिपेंड मेनली। तो कोर फ्लक्स, फ्लक्स क्या है, ये डिपेंड किस पे करता है, वोल्टेज पे और फ्रीक्वेंसी पे। तो ऑप्शन मैच कर लो, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहीं देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, व्हेन वोल्टेज इज ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी देन इट इज। ठीक है, देन इट इज। ठीक है, अब चलो कुछ देखते हैं इसके बारे में, नया कुछ कॉन्सेप्ट। होता क्या है, K इजकल टू E1 अपॉन E2 इजकल टू V1 अपॉन V2 इजकल टू N1 अपॉन N2 इजकल, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, होता क्या है, अजप्शन। ये एक अजप्शन है, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मैं ले रहा हूँ K इक्वल टू E1 अपॉन E2 अपॉन इजकल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 इक्वल टू I2 अपॉन I1। ये अजप्शन है, आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन जो है सही नहीं है, क्योंकि इसका एक ऑप्शन हो नहीं सकता, इसके दो ऑप्शन होंगे। अब मैं प्रूफ करता हूँ कैसे ऑप्शन होंगे दो। अब देखो, अब E1 जो ये है V1 को हम क्या लिख सकते हैं, E1 अपॉन E2। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, K इक्वल टू E2 अपॉन E1। ठीक है, अब ये इसके, यदि हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, इसे, ये वाला हो गया ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी साइड। वोल्टेज को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, E1 डैश इक्वल टू के E1। प्राइमरी से सेकेंडरी पर ट्रांसफ़र करने पे क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब सपोज दैट इसकी वैल्यू आ गई है, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई में। अब ऑप्शन नंबर देखो होगा, ये क्या रहा है, मल्टीप्लाई का भी अब इसने दे रखा है डी डिवाइड का। अब सपोज देखो, मैं दूसरा प्रूव करता हूँ आपको। पहले मैंने क्या लिया था, के इक्वल टू
E1 अपॉन E2, अब मैं लेता हूँ E2 अपॉन E1 इक्वल टू V2 अपॉन V1 इक्वल N2 अपॉन N1 इक्वल I1 अपॉन I2। तो अब प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, E1 डैश इजकल टू E1 अपॉन के। अब इस वाले एजप्शन में क्या हुआ, ये डिवाइड में आ गया, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है। बट यदि ये क्वेश्चन इसमें आता है एग्जाम में तो मैं प्रीफर करूँगा ये आप इस वाले एजप्शन से लेके चलें, इस वाले एजप्शन से। बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का मतलब नहीं है, बट फिर भी 1% आ गया तो आप इस वाले एजप्शन से लेके चले, न कि इस वाले एजप्शन से, ठीक है। पर ये नहीं है कि ये दोनों कोई ये भी तो राइट है, ये वाला ये तो एजप्शन है, किसी ने ऐसे लिया किसी ने ऐसे लिया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका क्या होगा, इसका बी और डी दोनों ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज A transformer step up the voltage by a factor 100, the ratio of current in primary to that in the secondary। चलो अब देखो होता क्या है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में जो ये बन गई, चलो पूरा ही बना लेता हूँ मैं, ये वाला ट्रांसफार्मर बना है, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये सारा खेल इतना ही है प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग का। ये प्राइमरी वाइंडिंग में जब अपरेंट पावर यहाँ से हम क्या देते हैं अपरेंट पावर, तो इसमें भी क्या होगा अपरेंट पावर दोनों वाइंडिंग की क्या होगी, सेम होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी अपरेंट पावर, ठीक है। तो KVA 1 इक्वल टू KVA 2, ये दोनों की सेम होगी। अभी हमने क्या पढ़ा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू I2 अपॉन I1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E1 I1 बराबर E2 I2, ठीक है। तो E1 I2 अपरेंट पावर के लिए कितना हो गया, E1 I1 अपॉन 1000 इजकल टू 1000, ठीक है। अब यहाँ से ये दिया क्या है, गिवन है E1 E2 कितना दिया 100, चलो 100 रख लेंगे, E1 अपॉन ये 100 है ना, ये 100 दिया हुआ है, चलो तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 100, ये इधर क्या हो गया I2 अपॉन I1। अब I1 अपॉन I2 यहाँ से सोल्व करके क्या आ गया 100 बट्टा 100/1, तो ये कौन सी साइड होगी प्राइमरी, ये कौन सी साइड होगी सेकेंडरी। अब पूछ रहा कौन सी साइड है सेकेंडरी साइड, तो प्राइमरी टू सेकेंडरी, तो प्राइमरी टू सेकेंडरी पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा प्राइमरी में हो गया 100, प्राइमरी टू सेकेंडरी पूछ रहा तो प्राइमरी में हो गया 100, तो ऑप्शन हो गया बी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर शो इन द फिगर। अच्छा आइडियल ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। अब ये आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, जब यहाँ से यहाँ वोल्टेज ट्रांसफ़र करेंगे, ये करी तो क्या हो गया वोल्टेज ट्रांसफार्मर करने में, तो यही लिख देते हैं V1 इजकल टू N V2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो करंट की डायरेक्शन है I1 की डायरेक्शन ये है, ये प्राइमरी की डायरेक्शन है इधर को, ठीक है, और I2 की डायरेक्शन है इधर को, ये चलेगा इधर को, ये वाली डायरेक्शन होगी, और ये वाली डायरेक्शन जो होगी ये चलेगा इधर को, ये हो गया I2। तो जो I2 की डायरेक्शन है वो I1 को अपोज करेगी, ठीक है।
और जब अब 1 को अपोज करेगी तो इसका क्या हो जाएगा, I2 इजकल टू NI1। अपोज करने का मतलब वजह से क्या हो जाएगा, माइनस कर आ जाएगा, माइनस। अब देख लीजिए V1 NV2 I2 इजकल टू NI1, तो इसका ऑप्शन हो गया ए इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्लोइंग अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ एन आइडल ट्रांसफार्मर एंड एन attenuator which by an attenuator by a factor 0.8, okay, an AC voltage VWX1, okay, 100 volts, okay, is applied across the WX1 to get an open circuit voltage, okay, VYZ1 across YZ, ठीक है। नेक्स्ट एन AC voltage VYZ2 ओके 100 volts is applied across YZ2 gets, ठीक है। एंड ओपन सर्किट वोल्टेज VWX2 across VWX, देन VYZ1 रेशो VWX1, ओके, VWX2 रेशो VYZ2 आर रेस्पेक्टिवली, ओके। चलो देखो, चलो यहाँ देखते हैं, ये फिगर मैंने पहले ही बना ली। अब इस फिगर में होता क्या है, क्या दिया है, गिवन है VWX1 इक्वल टू 100 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या होगा, VYZ1 इक्वल, ठीक है, 100। अटेन्यूएटर का मतलब है बाय द फैक्टर, अटेन्यूएटर ये लिखा है ना, अटेन्यूएटर, अटेन्यूएटर का मतलब है बाय द फैक्टर। बाय द फैक्टर किसके, 0.8 के, इनटू सेकेंडरी कितना दिया है 1.25 मल्टीप्लाई 1.25। अब इसे हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 100 वोल्ट्स, ठीक है। अब सेकंड दिया क्या है, VYZ2 इक्वल टू दे रखा है 100, ठीक है। अब VWX2 यदि हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 100.8, जो बाय द अटेन्यूएटर बाय द फैक्टर। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना है 1 इंटू 1 तो आ जाएगा 80, ठीक है। अब रेशो किस चीज़ का पूछा है, रेशो पूछा है जी VYZ1 अपॉन VWX1 इक्वल टू 100/100 ठीक है। दूसरा रेशो किसका पूछा है, दूसरा है VWX2 अपॉन VYZ2 ठीक है, इक्वल टू 80 अपॉन YZ2 की वैल्यू कितनी 100, ठीक है। ऑप्शन मैच कर लीजिए, जो सा ऑप्शन होगा कौन सा है, 125 तो कोई सम नहीं, 100/100 80/80, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जितना मेरे पास संसाधन है मैं उसी के अनुसार अपना काम कर रहा हूँ, बट मैं एक क्वेश्चन डिटेल में आपको डिटेल में बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंगल फेज एयर कोर ट्रांसफार्मर feed from a rated sinusoidal supply is operating at no load. The steady state magnetizing current drawn by the transformer from the supply will have the behavior. अब देखो, यदि ट्रांसफार्मर पे नो लोड हो, ठीक है, और कोर दिया गया हो एयर, नो लोड हो और एक और दिया गया हो, तो इसमें क्या होगा, इसमें न तो कोई हिस्टेरेसिस प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, और हिस्टेरेसिस प्रॉब्लम नहीं आएगी तो इसमें कोई सैचुरेशन भी नहीं होगा, ये बिना सैचुरेशन के वर्क करेगा। और जब बिना सैचुरेशन के करेगा तो दिस इज फ्री फ्रॉम हार्मोनिक्स,
ठीक है। और ये क्या होगा, साइनसोइडल दिया गया है, तो साइनसोइडल में क्या होगा, साइन वेव में, साइन सिग्नल में क्या होगा, ये साइन सिग्नल का ही बिहेव करेगा। और साइन सिग्नल इसमें कौन सा है, साइन सिग्नल, ये वाला साइन सिग्नल है, तो ये साइन सिग्नल, इसका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 19, if the applied voltage to a transformer primary is increased by keeping the V upon F ratio fixed। अच्छा, V upon X ratio is क्या दे रखा है, fixed, then the magnetic current and the core loss will be respectively। चलो अब एक बिल्कुल नई चीज़ सीखने को मिलती है, चलो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, नंबर एक, यदि ट्रांसफार्मर में V अपॉन F फिक्स दे दे, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें दो लॉस होते हैं, एक एडी करंट लॉस, एक हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट लॉस को क्या लिखते हैं, PE, तो ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा, F स्क्वायर के। और जो हिस्टैरिसीस लॉस होगा वो क्या होगा, वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब कि प्रोपोर्शनल टू F। और लॉस होता है आयरन लॉस, एक कॉपर लॉस, एक आयरन लॉस। आयरन लॉस में जो होते हैं वो होते हैं PE प्लस PH, ये आयरन लॉस हो गए। ट्रांसफार्मर में दो लॉस होते हैं, एक आयरन लॉस, एक कॉपर लॉस। अब हम आयरन लॉस की बात कर रहे हैं। आयरन लॉस में दो हो गए, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस करंट लॉस। ये कंडीशन थी, ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन थी यदि V अपॉन F का रेशो फिक्स्ड है। अब यदि V अपॉन F का रेशो इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, फिक्स्ड नहीं है, अब क्या होगा, अब जो होगा PE प्रोपोर्शनल टू V के स्क्वायर के, ठीक है, और PH जो होगा प्रोपोर्शनल टू V की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन F की पावर x। हेयर x इज कांस्टेंट, ठीक है, हेयर x इज कांस्टेंट, x यहाँ कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात थी, इम्पोर्टेंट कंटेंट्स है, ये याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आएंगे इस पे, कम से कम हम इस पे 10-15 क्वेश्चन JB गुप्ता में दिए गए हैं, रट जाएगा तुम्हारे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए V अपॉन F, क्या कहा हुआ है, V अपॉन रेशो फिक्स्ड, V अपॉन रेशो फिक्स्ड, चलो जी, V अपॉन F रेशो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। चलो जी, अब क्या कर रहा है, इंक्रीज द कीपिंग द V, अच्छा, वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। जब वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, जबकि ये इसने फिक्स कहा, ये इंक्रीज भी कर रहा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो चलो थोड़ा सा, V अपॉन F यदि कांस्टेंट है, यदि V अपॉन F कांस्टेंट है तो फ्लक्स डेंसिटी जो होगी B मैक्स वो इसके प्रोपोर्शनल होगी, वो भी कांस्टेंट। और ये जहाँ यहाँ मैग्नेटाइजिंग करंट है, मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब जब कांस्टेंट हो गया तो लॉस क्या है, कोर लॉस क्या है, इंक्रीज होंगे। जब करंट जो है बिल्कुल उसका कांस्टेंट हो गया तो लॉस जाहिर सी बात है बढ़ेंगे। अब यहाँ क्या दे रखा है कि वोल्टेज बढ़ाना है, V बढ़ाना, परंतु क्या है, कांस्टेंट लॉस हो गया, V अपॉन F भी क्या दे दिया, फिक्स्ड हो गया। अब इसे फिक्स्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ साथ ये भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब जब ये बढ़ेगा तब क्या होगा, जब ये फिक्स्ड हो जाएगा तब P प्रोपोर्शनल टू F स्क्वायर और PH प्रोपोर्शनल टू F हो जाएगा, ठीक है। तो कोर लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सब देखते हैं,
decrease and remain the same, increase and decrease, remain the same and increase, both remain the same। तो क्या होगा इसका, remain the same, सेम बढ़ाना पड़ेगा, एंड इंक्रीज, ये सेम भी रह जाएगा, यदि हम इसे सेम करेंगे तो इसे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द applied voltage of a certain transformer increased by 75% and will the frequency of the applied voltage is reduced 25%, the maximum core flux density will be। अच्छा चलो देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बी मैक्स मैंने क्या बताया अभी, फ्लक्स डेंसिटी बी मैक्स प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन एफ, यदि हम वी बढ़ाएंगे ये घटेगा। ठीक है, अब इसने कहा कि वी हमने 75% मतलब कि 75% बढ़ाया, इंक्रीज, और जो वोल्टेज है वो क्या करा, अप्लाइड वोल्टेज इतना, वाइल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी है अप्लाइड वोल्टेज को वो क्या करी, 25% डिक्रीज करी। सपोज दैट हमने क्या किया, जो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है वो ली हमने 1, स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली 1। अब स्टैंडर्ड वैल्यू 1 ले ली तो पी फ्लक्स डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1, वोल्टेज कितनी बढ़ाई, 75%, फ्रीक्वेंसी कितनी घटाई, 25%, कितना बच गया 100 में, 1 में से जाके 0.75। तो अब लगभग कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे, लगभग सोल्व करके आ जाएगा 2.39, लगभग कितना आ गया, 3 टाइम्स, लगभग 3 टाइम्स ये बढ़ गया। ठीक है, इंक्रीज बाय 7 टाइम्स, इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, रेड्यूस टू 1/4, रिमेन द सेम, तो इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, ये हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, चलो इस वीडियो में आज तक यहीं देखते हैं, नेक्स्ट 21 टू लेके 50 तक नेक्स्ट वीडियो में अभी डाल रहा हूँ मैं। सो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9720081895। ठीक है, और इस पर ओके, थैंक यू।